हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं उमेश सर उज्ज्वल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। यहां पर हम लोग एमपीपीएससी पीडी के लिए लेक्चर सीरीज 30 दिन में 30 यूनिट की बात कर रहे हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। यहां पर हम लोग प्रमुख राजवंशों के बारे में बात करेंगे। ठीक, इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने देखिए मध्य प्रदेश का बेसिक परिचय और जो मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं उनके बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी। ठीक, उसके आगे आज हम लोग इस लेक्चर में बात कर रहे हैं। ठीक, तो देखिए यहां पर जो मध्य प्रदेश से जो प्रमुख राजवंश संबंधित हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए यहां पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कारुस वंश की। किसकी बात करते हैं हम लोग कारुस वंश की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम लोग कारुस वंश की बात करते हैं। ठीक, तो देखिए यहां पर कारुस वंश कौन सा है, ये देखिए यहां पर। ठीक, यहां पर देखिए यहां पर हम लोग बात करें। देखिए जो पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार बात करें हम लोग, तो पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार बात करें हम लोग, तो वहां पर जो अंतिम मनु थे व्यवस्था के 10 पुत्र हुए। उनमें से एक पुत्र थे उनके कारुस। उन्हीं पुत्र के नाम के ऊपर जहां पर उनका राज्य था उसे कारुस क्षेत्र कहा गया और उस वंश को कारुस वंश कहा गया। लिख लेंगे, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। देखिए यहां पर ठीक, पौराणिक अनुश्रुतियों के अनुसार अंतिम मनु व्यवस्था के पुत्र कारुस के नाम पर इस वंश का नाम कारुस वंश पड़ा। ठीक, क्या पड़ा? कारुस वंश पड़ा। और देखिए यहां पर जो कारुस वंश जहां पर इन्होंने राज्य किया वो आपका जो देखिए कहां तक किया था इन्होंने, बुंदेलखंड के क्षेत्र तक। कहां तक किया था? बुंदेलखंड के क्षेत्र तक। मतलब कहने का मतलब है मध्य प्रदेश में जो बुंदेलखंड का क्षेत्र था वहां पर कारुस वंश के राजा का राज्य था और उनका नाम भी क्या था? कारुस। यहां तक कोई दिक्कत? हम लोग आगे बात करें। अब देखिए हम लोग यहां पर आगे बात करें। ठीक, हम लोग इसके आगे बात करते हैं हम लोग चंद्रवंश की। किसकी बात करते हैं हम लोग इसके आगे? हम लोग यहां पर चंद्रवंश की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम लोग? चंद्रवंश की। ठीक, यहां पर देखिए यहां पर जो चंद्रवंश है इसे हम लोग एल साम्राज्य भी कहते थे। क्या कहते थे? एल साम्राज्य। एल साम्राज्य भी कहा जाता था। एल साम्राज्य या एल वंश भी कहा जाता था। ठीक ठीक, तो यहां पर देखिए यहां पर हम लोग देखिए यहां पर जो अंतिम मनु थे व्यवस्थक, उनकी पुत्री ईला का विवाह सोम मतलब चंद्र से हुआ था। देखिए यहां पर लिख देते मनु व्यवस्था की पुत्री ईला का विवाह सोम मतलब चंद्र। ठीक, जो अंतिम मनु थे उनकी पुत्री थी ईला, उनका विवाह कहां हुआ था? उनका विवाह हुआ था सोम के साथ। किसके साथ हुआ था? सोम के साथ। ठीक ठीक, और उनका जो सोम थे, ठीक, जो सोम का साम्राज्य विस्तार था, जो सोम था उनका भी साम्राज्य विस्तार कहां तक था? बुंदेलखंड तक। कहां तक था? बुंदेलखंड तक। कहां तक था? केवल यहां पर वैसे ही लिख लेंगे विस्तार कहां तक था, साम्राज्य का विस्तार कैसा था इनका, कहां तक था आपका? बुंदेलखंड तक। ठीक, और मध्य प्रदेश कहां पे आता है? बुंदेलखंड में। ठीक, मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड कहां पर आता है? मध्य प्रदेश में। ठीक, तो इसलिए हम लोग
इसकी बात कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पर हम उन सारे के सारे राजवंशों की बात करेंगे जिनका किसी भी प्रकार से मध्य प्रदेश से संबंध रहा हो, जिनका किसी भी प्रकार से मध्य प्रदेश से संबंध रहा हो। ठीक, अब देखिए यहाँ पर तीसरी पीढ़ी की बात करें। देखिए यहाँ पर तीसरी पीढ़ी में ययाति नाम का चंद्रवंशी राजा हुआ। किस नाम का हुआ? ययाति नाम का चंद्रवंशी राजा हुआ। ठीक, जिसका विवाह भार्गव ऋषि थे, भार्गव ऋषि उनकी कन्या देवयानी से हुआ था। ठीक, तीसरी पीढ़ी की बात करें चंद्रवंशियों में, देखिए तीसरी पीढ़ी की बात करें, देखिए तीसरी पीढ़ी की बात करें जो चंद्रवंशी राजा हुआ उसमें तीसरी पीढ़ी की बात करें हम लोग। तीसरी पीढ़ी में ययाति नाम का चंद्रवंशी राजा हुआ। ययाति नाम का चंद्रवंशी राजा हुआ। ययाति नाम का चंद्रवंशी राजा हुआ। ययाति नाम का चंद्रवंशी राजा हुआ जिसका विवाह भार्गव ऋषि की कन्या देवयानी से हुआ। भार्गव ऋषि की कन्या देवयानी से हुआ। भार्गव ऋषि की कन्या देवयानी से हुआ। यहां तक बताइए कोई दिक्कत? यहां तक बताइए कोई दिक्कत? आगे बात करें हम लोग। ठीक, अब देखिए यहां पर जो ययाति थे, ययाति जो राजा हुए उनके पुत्र थे। ययाति के जो राजा थे उनके क्या हुए? पुत्र। उन्होंने क्या किया? अपने राज्यों को अपने पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया। जितने ही पुत्र थे उनके, उन सारे पुत्रों में उन्होंने बराबर बराबर बांट दिया। ठीक, जो ययाति राजा थे उनका ही एक पुत्र था यदु। उनके एक पुत्र थे, कौन? यदु। ठीक, उन्हीं यदु के नाम पर यादव वंश पड़ा। उन्हीं यदु के नाम पर यादव वंश पड़ा। और देखिए यहां पर देखिए जो यदु थे राजा, अब देखिए वहां पर जो उनका शासन क्षेत्र था वो कहां पर था? देखिए यहां पर जो यदु थे उनका देखिए शासन क्षेत्र कहां पर था? देखिए यहां पर चंबल, पुराना नाम चमरावती। ठीक, ये चंबल का पुराना नाम है। चंबल, बेतवा और जो आपका चेदी जनपद की जो राजधानी है सूक्तिमती। ठीक, वहां तक इनका राज्य था। ठीक, ये फैक्ट हम लोग याद रखेंगे। साफ कर दो इसको, मैं नोट डाउन करा देता हूं आपको ये भी। ठीक, साफ कर दो इसको। देखिए यहां पर ये नोट डाउन करा देता हूं मैं आपको। ठीक, नोट डाउन करा देता हूं यहां पर आपको। देखिए यहां पर लिख लेंगे इसी में। देखिए ययाति ने अपने राज्य को अपने पुत्रों में बांट दिया। अब देखिए इनमें से इनका कोई एक पुत्र था, क्या नाम था उनका? येदी। क्या नाम था? येदी। ठीक, इन्हीं येदी के नाम पर जो वंश है यादव वंश नाम पड़ा। इन्हीं के वंश का नाम क्या पड़ा? यादव वंश। ठीक, और ये चेदी है, ये मध्य प्रदेश से देखिए कैसे संबंधित है। ठीक, यहां पर देखिए इनका चंबल के आसपास का क्षेत्र। दूसरा, नेत्रवती नदी के आसपास, मतलब बेतवा नदी के आसपास का क्षेत्र, नेत्रवती या बेत्रवती। ठीक, तीसरा जो सूक्तिमती है, जो सूक्तिमती क्या थी? चेदी जनपद की राजधानी। यहां तक इनका क्या था? राज्य फैला हुआ था। यहां तक इनका क्या था? राज्य फैला हुआ था। ठीक, यहां तक बताइए कोई दिक्कत? आगे बढ़े हम लोग तो क्लियर होगा। चेदी जो यादव वंश है, जो यदि राजा थे, ठीक, इनका जो राज्य था वहां पर कहां था राज्य था? यहां तक। ठीक, तो यहां जो इनके वंशज थे उन्हें हम लोग यादव वंशज के नाम से जानते हैं। वहीं से यादव वंश की
शुरुआत होती है, यदि से ही किसकी शुरुआत होती है, यादव वंश की। यहां तक बताइए कोई दिक्कत? हम आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक, अब देखिए यहां पर इनके बाद देखिए जो ययाति थे, इनके एक और पुत्र थे इक्ष्वाकु, एक और पुत्र थे, क्या नाम था इनका? इक्ष्वाकु। कौन से नंबर का हो गया? देखिए यहां पर नंबर आप लोग डाल लेना, जो भी नंबर का आपका राज्य हो, जो भी नंबर का राजवंश हो आपका, तो आप लोग नंबर डाल लेना। ठीक, अब यहां पर देखिए जो ययाति थे, इनके एक पुत्र और हुए, क्या हुए? उनका नाम था इक्ष्वाकु। क्या नाम था? इक्ष्वाकु। इन्हीं के नाम के ऊपर क्या वंश का नाम पड़ा? इक्ष्वाकु वंश। क्या नाम पड़ा? इक्ष्वाकु वंश। यहां तक बताइए कोई दिक्कत? यहां तक बताइए कोई दिक्कत? अब देखिए हम लोग आगे बात करें, देखिए यहां पर, देखिए यहां पर। ठीक, अब देखिए यहां पर जो पौराणिक अनुश्रुतियां हैं, पौराणिक अनुश्रुतियां मतलब जो पुरानी कहावतें लोग कहते हैं, अनुश्रुतियां कौन सी होती हैं? जो लोग कहते हैं, इसका लिखा हुआ कहीं उल्लेख नहीं है। अनुश्रुतियां मतलब जो लोगों ने बताया है। ठीक, जो लोगों ने बताया है उसी को लोगों ने माना है, उसे कहते हैं अनुश्रुतियां। ठीक, अब यहां पर देख, यहां पर बोल रहे हैं, देखिए यहां पर जो कारकोट के नागवंशी राजा थे, उनके नर्मदा के आसपास के क्षेत्रों पर राज्य था। ठीक, पौराणिक अनुश्रुतियों के अनुसार बात करें हम लोग, ठीक, जो कारकोट के नागवंशी शासक थे, जो कारकोट के नागवंशी शासक थे, उसका नर्मदा के आसपास के क्षेत्रों पर राज्य था। ठीक, अब देखिए यहां पर लिख देता हूं मैं, यहां पर दोनों चीजें लिख देता हूं। यहां पर ययाति के पुत्र इक्ष्वाकु के नाम पर इस वंश का नाम, इस वंश का नाम इक्ष्वाकु वंश पड़ा। इक्ष्वाकु वंश पड़ा। देखिए इसके आगे बात करें हम लोग, पौराणिक अनुश्रुतियों के अनुसार पौराणिक अनुश्रुतियों के अनुसार जो कारकोट के शासक थे, जो कारकोट के नागवंशी शासक थे, जो कारकोट के नागवंशी शासक थे, ठीक, जो अनुसार कारकोट के नागवंशी शासक थे, नागवंशी शासकों का राज्य नर्मदा के, जो नागवंशी शासक हैं उनका साम्राज्य विस्तार नर्मदा के कांठे के, देख कैसे कहे जाते हैं, देखिए ऐसे कहे जाते हैं, जो पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार जो कारकोट के नागवंशी शासक थे, उनका राज्य नर्मदा के आसपास के क्षेत्रों पर था, कांठे के पास था। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए यहां पर पौराणिक अनुश्रुतियों के अनुसार कारकोट के नागवंशी शासक, नागवंशी का राज्य नर्मदा के कांठे के, ठीक, जैसे आप लोग लिखना चाहें। ठीक ठीक ठीक, आगे बात करें हम लोग। ठीक, देखिए यहां तक बताइए कोई दिक्कत? यहां तक बताइए कोई दिक्कत? साफ कर दें, फिर हम लोग इसके आगे बात करते हैं। साफ कर दें, फिर हम लोग इसके आगे बात करते हैं। देखिए यहां पर साफ कर दो इसको। ठीक, इसमें हम कुछ और पॉइंट लिखने वाले यहां पर नहीं बनेंगे, तो हम लोग साफ करके दोबारा लिखते हैं, इसको ऊपर से लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक, इसके आगे, ठीक, इसके आगे हम लोग ऊपर से लिखते हैं। देखिए यहां पर, देखिए यहां पर, देखिए यहां पर, देखिए यहां पर, ये वही नागवंशी शासक हैं जिनका गंधर्वों से विवाद हो रहा था। ठीक, गंधर्वों से लड़ाई चल रही थी, गंधर्वों से इनकी लड़ाई हो रही थी। तो देखिए यहां पर, ठीक, तो इन नागवंशी राजाओं के सहायता के लिए, यहां पर जो नागवंशी राजाओं की सहायता के लिए जो पुरकुत्स, ठीक, जो पुरकुत्स है वो आते हैं, वो क्या करते हैं, वो गंधर्वों को युद्ध में पराजय करते हैं। जब गंधर्वों को युद्ध में पराजय कर देंगे तो नागवंश की जो रानी थी, ठीक, क्या नाम था उनका? रेवा।
क्या नाम था, रेवा। ठीक, उनका विवाह किसके साथ में होता है, पुरुकुत्स के साथ में उनका विवाह होता है। ठीक, सिंपल सी बात करें, जब नागवंशी की मदद करते हैं, नागवंशी क्या होते हैं, जीत जाते हैं पुरुकुत्स की मदद से, गंधर्वों का पतन हो जाता है। ठीक, तो क्या करते हैं, वो जीत जाएंगे तो क्या करेंगे, खुश होकर अपनी कन्या का विवाह कर देते हैं पुरुकुत्स के साथ में। कन्या का नाम क्या है, रेवा। क्या नाम है उनका, रेवा। नर्मदा का विवाह हो जाता है पुरुकुत्स के साथ में। ठीक ठीक, यहां पर कोई दिक्कत। अब देखिए इसको हम लोग यहां पे लिख लेते हैं, यहां पर हम लोग लिख लेते हैं। लेकिन यहां पर देखिए, देखिए यहां पर लिख लेते हैं, यहां पर देखिए, ठीक है, यहां पर लिख लेते हैं हम लोग, इसी में आगे लिख लेंगे। जब गंधर्वों से जब गंधर्वों से उनका युद्ध हुआ या विवाद हुआ, उनका युद्ध हुआ, तो अयोध्या के जो पुरुकुत्स से, तो अयोध्या के जो इक्ष्वाकु नरेश थे, उनके पुत्र का नाम है पुरुकुत्स। क्या के, इक्ष्वाकु नरेश अपने पुत्र पुरुकुत्स को गंधर्वों की सहायता के लिए भेजते हैं, ठीक, पुरुकुत्स को गंधर्वों की सहायता के लिए भेजते हैं। नेक्स्ट, इस युद्ध में पुरुकुत्स की विजय होती है। सिंपल सी बात करें, वह गंधर्वों को हरा देते हैं। अब जैसे ही गंधर्वों को हरा देंगे, ठीक, जैसे ही गंधर्वों को हरा देंगे, ठीक, तो नाग शासक अपनी कन्या, देखिए यहां पर आगे बात करें हम लोग। देखिए यहां पर जैसे गंधर्वों को हरा देंगे, देखिए आगे, इस विजय से खुश होकर, इंपॉर्टेंट फैक्ट है सारे जो मैं लिखा रहा हूं, इस विजय से खुश होकर नाग शासक अपनी पुत्री, देखिए वहां पर उस समय नाम क्या होता है पुत्री का, नाग देवी। क्या नाम होता है, नाग देवी। रेवा का विवाह पुरुकुत्स से कर दिया जाता है। ठीक, यहां तक बताइए कोई दिक्कत, हम लोग आगे बात करें। ठीक, अब देखिए यहां पर इसकी बात करें। देखिए यहां पर इसी के, देखिए यहां पर आगे चलकर इसी वंश के शासक जो रिच्छ पर्वतमालाएं हैं, यहां पर जो रिच्छ और पर्वता पर्वतमालाएं, उनके मध्य में एक नगरी बसाते हैं। ठीक, उसका नाम क्या होता है, ठीक, क्या होता है उसका नाम, मंदाता। क्या नाम होता है, मंदाता नगरी बसाते हैं। ठीक, देखिए यहां पर लिख दो, यहां पर देखिए आगे चलकर इस वंश के शासक रिच्छ और पर्वता पर्वतमालाओं के मध्य में एक नगरी बसाते हैं, जिसका नाम होता है अपने पूर्वज नरेश मंदाता के नाम पर मंदाता नगरी बसाते हैं। उसी मंदाता नगरी को हम लोग किस नाम से जानते हैं,
ओमकारेश्वर के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? ओमकारेश्वर के नाम से। ठीक, ओमकारेश्वर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए लिख ले, लिख देते हैं इसको। देखिए लिख लेते हैं यहां पर इस पॉइंट को भी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इस वंश के शासक मुचकुंद ने अपने पूर्वज नरेश मंदाता के नाम पर रिच पड़ा था, पर्वतमालाओं के मध्य एक नगरी बसाई। मालाओं के मध्य एक मंदाता नगरी बसाई। ठीक, देखिए मंदाता मतलब ओमकारेश्वर। याद आया? कौन सा ओमकारेश्वर? ये वही ओमकारेश्वर है जहां पर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। ठीक, क्या नाम है उसका? ममलेश्वर। क्या नाम है उसका? ममलेश्वर। यहां तक बताइए कोई दिक्कत? ठीक, और जो उसका सही नाम है वो क्या है? अमरेश्वर। क्या नाम है उसका सही नाम? अमरेश्वर। क्या नाम है उसका? अमरेश्वर। यहां तक बताइए कोई दिक्कत? हम लोग आगे बात करें। ठीक, इसको साफ कर दे। देखिए इसको साफ कर दे। ठीक, इसको साफ करने के बाद हम लोग इसके आगे के वंशों की बात करते हैं। देखिए यहां पर देखिए है वंश। ठीक, इसकी बात करते हैं हम लोग, है वंश की बात करते हैं। ठीक, है वंश की बात करते हैं। देखिए यहां पर जो यादव वंश के संस्थापक थे यदु के पुत्र, उनके पुत्र थे है, उनके नाम पर इस वंश का नाम है वंश पड़ा। देखिए यहां पर लिख देते हैं, यहां पर यदुवंश या यादव वंश के संस्थापक यदु के पुत्र है के नाम पर इस वंश का नाम है वंश पड़ा। इस वंश का नाम है वंश पड़ा। यहां तक कोई दिक्कत? देखिए हम लोग इसके आगे बात करें। ठीक, देखिए यहां पर इसी वंश के जो राजा थे महिष्मत, इसी वंश के राजा महिष्मत ने महेश्वर नगर की स्थापना की थी। देख ले, आगे लिख ले यहीं पर। इसी वंश के शासक थे, क्या नाम था? महिष्मत ने महिष्मती नगर की स्थापना की, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? महेश्वर के नाम से। ठीक, किस नाम से जानते हैं हम लोग? महेश्वर के नाम से। ठीक, अब देखिए यहां पर इसी वंश का सबसे प्रतापी राजा था कीर्तिवीर अर्जुन। क्या नाम था? कीर्तिवीर अर्जुन। ठीक,
इसने बहुत लोगों को पराजित किया, रावण को भी यहां तक इसने ही पराजित किया था, जो रावण राजा था उसको भी इसी ने पराजित किया था। ठीक, लिख देते इस वंश का सबसे प्रतापी शासक या राजा कौन था आपका? कीर्ति वीर अर्जुन था। कौन था? कीर्ति वीर अर्जुन था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जाता है वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? ठीक ठीक, ये पूछा जाता है। ठीक ठीक, अब देखिए यहां पर कालांतर की बात करें, कालांतर की आगे चल के आगे के समय में क्या हुआ? ठीक, जो गुर्जर देश के भार्गव थे उनसे इनका युद्ध हुआ और उनसे युद्ध में इनकी पराजय होती है। उनसे युद्ध में इनकी पराजय होती है। ठीक, वो भी लिख लेंगे हम लोग। 2 पॉइंट और लिख लेते हैं इसके। ठीक, देखिए यहां पर कालांतर में गुर्जर देश के या गुर्जर राज्य के भार्गवों से संघर्ष में हययों की हार होती है। ठीक, इसके आगे बात करें हम लोग। ठीक, देखिए यहाँ पर जो हययों की बात करें, इनका मध्य प्रदेश से देखिए कहां संबंध रहा है। देखिए यहाँ पर इन्होंने देखिए दमोह, जिसे हम लोग टुंडी खेले बोलते हैं, त्रिपुरी, दरसाड़, अनूपपुर, निवाड़ आदि जनपदों की स्थापना की। ठीक, अब देखिए इन्होंने किसके जनपद की स्थापना की? देखिए यहां पर हययों ने देखिए यहां पर टुंडी, खेर, दमोह, त्रिपुरी, अवंती, टुंडी खेरे, दमोह, अवंती, दरसाड़, अनूप, दरसाड़ किसका नाम है? विदिशा। ठीक, अनूप किसका नाम है? नेमाड़। जनपदों की स्थापना की। ठीक, जनपदों की स्थापना की। ठीक ठीक, आज के लिए देखिए यहां पर देखिए आज के लिए देखिए यहां पर एक तो पॉइंट और लिखा के आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। ठीक, क्योंकि लाइट का इश्यू हो रहा है। ठीक ठीक, जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसको हम थोड़ा सा लंबा रख देंगे। या जैसे ही लाइट बिल्कुल प्रॉपर वे में हो जाएगी तो मैं इवनिंग में इसका और लेक्चर बना के एक अलग से डाल दूंगा सेम डे आज ही। ठीक, देखिए इसके 2 पॉइंट और लिख लेते हैं बस। ठीक, देखिए यहां पर ठीक, और यहां पर जो कीर्ति वीर अर्जुन है उनके पुत्र हैं जयध्वज। इन्होंने मालवा क्षेत्र पर राज्य किया। ठीक, इस वंश को तो हम कंप्लीट कर ही लेते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक, अब देखिए यहां पर कीर्ति वीर अर्जुन के पुत्र कौन हुए? जयध्वज। क्या नाम था? जयध्वज ने मालवा के क्षेत्र पर राज्य किया। ठीक, याद आता है कोई दिक्कत? ठीक,
ठीक, यहाँ तो बताइए कोई दिक्कत? आगे बात करें हम लोग, देखिए आगे बात करें हम लोग, देखिए यहाँ पर, ठीक, देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर जो आपके जयध्वज है, जयध्वज, जयध्वज के पुत्र हुए, जयध्वज के पुत्र हुए, जयध्वज के पुत्र का नाम क्या था? तालजंग। क्या नाम था? तालजंग। क्या नाम था? देखिए यहां पर जयध्वज के पुत्र तालजंग, तालजंग, और उनके पुत्र, उनके पुत्र अवंती के नाम पर, अवंती के नाम पर, नाम पर मालवा क्षेत्र का नाम, मालवा क्षेत्र का नाम, मालवा क्षेत्र का नाम अवंती पड़ा। क्या पड़ा? अवंती पड़ा। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए यहां पर इसी लेक्चर को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ठीक, लाइट आने के बाद इस लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक, अदरवाइज इस लेक्चर को हम लोग नेक्स्ट क्लास को पढ़ा के, ठीक, नेक्स्ट क्लास को हम लोग थोड़ा सा ज्यादा रख लेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।